कहानी शुरू होती है मंगोलियन बॉर्डर की ऊंची पहाड़ियों से, जहां सालों से अजीबोगरीब चीजें मिलती आई हैं। अनजाने जीवों की विशाल हड्डियां और हजारों साल पुराने इंसानी शरीर जिनका मांस अब तक शरीर पर लगा हुआ है। इसके बाद 1979 का समय दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर यांग शालिन एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं। उनका मकसद है कुनलुन पर्वतों की गहराई में छुपे रहस्यों का पता लगाना। यहीं हमें मिलता है ह्यूबाई, जो खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई जवानों में से एक है। काम इतना मुश्किल है कि अक्सर सिपाही थककर जमीन पर गिर पड़ते हैं। शुक्र है कि प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग, जो एक डॉक्टर है, वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। ह्यूबाई के दिल में पिंग के लिए एक छुपा हुआ लगाव है और उसे लगता है जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम को एक विशाल खोपड़ी मिलती है। सब दंग रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद गुफा जोरों से हिलने लगती है और अचानक एक भयंकर धमाका होता है जो पूरे कैंप को तबाह कर देता है। खतरे को भांपकर कमांडर हान जियोयांग सैनिकों को लेकर गुफा के सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि गुफा से सिर्फ प्रोफेसर शालिन और कुछ बचे हुए लोग ही आते हैं। धमाके से गुफा में एक नया रास्ता खुल चुका था। हान पूछता है कि कौन प्रोफेसर के साथ अंदर जांच के लिए जाना चाहता है, क्योंकि मौत का खतरा साफ दिख रहा था। इसलिए ज्यादातर सिपाही पीछे हट जाते हैं। हालांकि बहादुर पिंग अपने पिता का साथ देने आगे बढ़ती है। ह्यूबाई भी हिम्मत जुटाकर जाने के लिए हाँ कर देता है और उसका दोस्त कांगसन भी उनके साथ हो लेता है। धीरे धीरे एक छोटा दल तैयार हो जाता है और सब इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। ढह चुकी गुफा से गुजरते हुए वे एक गहरी खाई तक पहुंचते हैं, जिसे वो रस्सियों के सहारे पार करने का फैसला करते हैं। नीचे वो एक बर्फीले मंच तक पहुंचते हैं, जहां एक अंधेरा रास्ता होता है। जब वो वहां से होते हुए और नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक दूसरी गुफा मिलती है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये जगह सदियों पुराने अजीबोगरीब फॉसिल्स से भरी पड़ी थी। कुछ दूर भटकने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता मिलता है, जो उन्हें पहाड़ की दूसरी ओर लेकर आता है। प्रोफेसर ह्यूबाई को बताते हैं कि कहानियों के मुताबिक यहीं पर एक प्राचीन राज्य का द्वार मौजूद है, जो आत्माओं की दुनिया की ओर लेकर जाता है। वो आगे कुछ और बताते उससे पहले सिपाहियों ने बताया कि उन्हें बर्फ पर एक विशाल पंजे का निशान मिला है, जिसके बाद सब उस निशान की दिशा में बढ़ने लगते हैं, बिना ये जाने कि एक भयानक दैत्याकार जीव पास ही मंडरा रहा है। रास्ते में उन्हें तितली जैसे दिखने वाले जीव मिलते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये तो तितलियां नहीं बल्कि चमगादड़ हैं। खतरे से अनजान एक सैनिक नंगे हाथों से ही उन्हें पकड़ लेता है। हैरानी से उसका पूरा शरीर जल उठता है और नीली लौ उसे मौत के घाट उतार देती है। दो और सैनिक बचाने दौड़ते हैं, लेकिन उनका भी वही हश्र होता है। पल भर में सैकड़ों चमगादड़ टीम को घेर लेते हैं और बचाव के लिए उन्हें गोलियां चलानी पड़ती हैं। गोलाबारी का शोर सुनकर विशाल दैत्य भी हिलता है और उसकी हरकत से बर्फीला तूफान यानी एवलांच आ जाता है। सिपाहियों के लिए अब एक और समस्या बढ़ जाती है। सभी जान बचाकर भागते हैं, मगर कई लोग मारे भी जाते हैं। एक जगह आकर सब रुक जाते हैं, क्योंकि सामने गहरी खाई थी। अब कोई रास्ता ना देख वो रस्सियों को शरीर से बांधकर नीचे कूद जाते हैं। गिरते हुए ह्यूबाई और पिंग की रस्सी बर्फ के एक टुकड़े में अटक जाती है और वो हवा में लटक जाते हैं, मगर अगले ही पल रस्सी टूट जाती है और दोनों गहरे अंधेरे में गिर जाते हैं। अगले दृश्य में ह्यूबाई की आंख खुलती है तो खुद को पिंग की बाहों में पाता है। समझ नहीं आता कि इतनी ऊंचाई से गिरकर वो कैसे बच गया। इस घटना ने उनकी टीम काफी छोटी कर दी थी। अब केवल 4 लोग ही बचे थे, ह्यूबाई, पिंग, प्रोफेसर और कांगसुन। वे जितना सामान हो सकता था उतना समेटकर आगे बढ़ते हैं और काफी दूर चलने के बाद एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं, जिसके बीचों बीच एक ऊंची मीनार खड़ी थी। प्रोफेसर बताते हैं कि ये कुनलुन का पवित्र महल है। मीनार में 9 मंजिलें हैं और हर मंजिल में राक्षस कैद हैं। प्रोफेसर फिर घुटनों पर बैठकर मोमबत्ती जलाते हैं। उसकी ज्वाला से अचानक चमगादड़ों का एक झुंड निकलता है, जो मीनार के चक्कर लगाने लगता है। इसके बाद वो ह्यूबाई और पिंग को मीनार के दरवाजे तक जाने को कहते हैं। जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऊपर एक रास्ता खुलता हुआ दिखता है, जहां से तेज रोशनी फूटती है और कुछ ही देर में गुफा आत्माओं से भरने लगती है। ये सोचकर कि उन्होंने शैतानी द्वार खोल दिया है, कांगसुन तुरंत मोमबत्ती बुझा देता है, जिससे पूरी प्रक्रिया विफल हो जाती है और दुर्भाग्य से गुफा ढहने लगती है। साथ ही चमगादड़ भी उन पर हमला कर देते हैं। हालात को देखते हुए कांगसुन उनका ध्यान खुद की ओर करता है। वो अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि बाकी बचकर निकल सकें। तीनों किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही ऊंचाई पर एक झरने के पीछे मौजूद थी। जब तक वो कोई रास्ता निकालते, चमगादड़ उन तक पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। लड़ाई में ह्यूबाई को चमगादड़ की आग लग जाती है। आग को देख पिंग उसे पानी में धक्का दे देती है और फिर खुद भी प्रोफेसर के साथ कूद जाती है, लेकिन तभी पानी में एक विशाल जीव उनके पास से गुजरता है। वो पिंग को मुंह से पकड़ लेता है और उसे दूर लेकर चला जाता है। ह्यूबाई कुछ नहीं कर पाता, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर वहां से बाहर निकलकर वो बेस तक पहुंचता है, जहां उसके घाव का इलाज किया जाता है और उसे पता चलता है कि वो अकेला ही जिंदा बचा है। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि उन्हें सबकी लाशें मिल चुकी हैं, सिवाय पिंग और उसके पिता के। अपने प्यार को खोने के बाद टूटे दिल के साथ वो सब कुछ छोड़कर बिना किसी को बताए घर लौट जाता है। वहाँ वो मिस्टर वांग से मिलता है, जिसके यहाँ वो लाइब्रेरियन की नौकरी करने वाला है। अब वो यहाँ काम करता है और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगता है। एक दिन एक होटल में लंच करते हुए उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है, जो वहाँ लोगों के मनोरंजन का काम करता था। अगले दिन काम पर उसकी नजर प्रोफेसर द्वारा लिखी एक किताब पर पड़ती है, जिसमें उसी राक्षसी मीनार का जिक्र था। धीरे धीरे राज खुलता है और पता चलता है कि प्रोफेसर शुरुआत से ही जानता था कि सिर्फ ह्यूबाई और पिंग ही
उस मीनार को खोल सकते थे, इसलिए उसने उन्हें पहले जाने को कहा था। इसी बीच कमांडर हांग और उसकी टीम को एक ताबूत मिलता है जिसमें पिंग जैसी दिखने वाली एक जिंदा औरत को रखा गया था। वो उसे शर्ली नाम देते हैं। उसके पास अजीब सी शक्तियां थीं जिन्हें वो काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे एक मजबूत कड़ी निगरानी वाले कमरे में बंद किया गया था। 3 साल बाद हान की टीम प्रोफेसर को भी ढूंढ लेती है और उसे हेडक्वार्टर लेकर आया जाता है। उसी दौरान पश्चिमी चीन के ऑयल सिटी में दैत्य जीवों के हमले देखने को मिल रहे थे। जब प्रोफेसर को ये पता लगा तो उन्होंने बताया कि जब मीनार को सक्रिय किया गया था तो अंतरिक्ष और समय में प्रवेश द्वार खुल गए थे, जिसके कारण राक्षस दुनिया में दाखिल हो पा रहे हैं। इसके तह तक जाने के लिए प्रोफेसर चुपके से हेडक्वार्टर से भाग निकलता है। इन राक्षसों के आने का असर क्यू बाई पर भी पड़ा था, क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसे परेशान कर रहा था। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था, अचानक उसका निशान नीली लपटों से जल उठा और उसमें अजीब सी शक्तियां आ गईं। वो हाथों के इशारे से चीजों को उठा पा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त को भी हवा में उड़ा दिया था। तभी मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं, मगर ये सारा दृश्य देखने के बावजूद भी उनके चेहरे पर शांति थी। वो स्थिति को संभालते हैं और सारे सामान को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। क्यू बाई कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मिस्टर वांग कहते हैं, तुम्हारा खून पहले हुए चमगादड़ के हमले के कारण राक्षसी शक्ति से दूषित हो गया है। तुम में अपार शक्ति आ चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम्हें नर्क की ओर ले जा सकता है। क्यू बाई हैरान था कि आखिर वो ये सब चीजें कैसे जानता है। वांग खुद की दिव्य शक्तियों से तुरंत लाइब्रेरी को एक पुराने मकबरे में बदल देते हैं। आखिरकार वो राज खोलते हुए बताते हैं कि वो सूलिन राज्य के राजकुमार यी का रक्षक है। राजकुमार यी हुबेई के पूर्वज थे और उन्होंने ही पृथ्वी पर कब्जा करने वाली राक्षसी शक्तियों के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व किया था। राजकुमार यी ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके मीनार को बंद कर दिया था, जिससे ज्यादातर राक्षस उसमें कैद हो गए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच गए जिन्होंने मानव रूप धारण कर लिया था। ये राक्षस अब हुबेई की तलाश में है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जो मीनार को खोल सकता है। उधर हेडक्वार्टर में आकर शर्ली को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है और आश्चर्यजनक रूप से वो ह्यूबाई से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है, जिसके फलस्वरूप कमांडर हान उसका पता लगा लेता है और उससे लाइब्रेरी में मिलने जाता है। ह्यूबाई पहले तो सेना में दोबारा शामिल होने से इनकार कर देता है, मगर पिंग जैसी दिखने वाली महिला के बारे में जानने के बाद वो अपना मन बदल लेता है। इसके बाद ह्यूबाई कमांडर के साथ जाता है और कैक्सुआन भी उसके साथ हो लेता है। हान उन्हें उत्तरी चीन ले जाता है, जहाँ वो उन्हें उस टीम से मिलवाता है जो प्रोफेसर को ढूंढने के मिशन पर जा रही थी। इस समूह में चेंग डोंग नाम का एक पुरुष, एक औरत, वेई वेई, शर्ली और बाकी सैनिक शामिल थे। शर्ली को देख भावुक होकर ह्यूबाई उसे पिंग कहकर बुलाता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो शर्ली है। इसके बाद सभी लोग जरूरी सामान और हथियार इकट्ठा कर मिशन पर निकल पड़ते हैं। वे ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान से गुजरते हैं, जिस दौरान वे रेत के तूफान की चपेट में आ जाते हैं और जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कैक्सुआन और 3 लोग समूह से अलग हो जाते हैं। कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद ह्यूबाई का समूह ऑयल सिटी के खंडहरों में पहुंचता है, जबकि कैक्सुआन का समूह अभी भी रेगिस्तान के बीच में फंसा हुआ था। तभी राक्षसी जीव अचानक उन पर हमला कर देते हैं। कैक्सुआन का समूह खुद को बचाने की कोशिश में और भी बिखर जाता है। उनके प्रयासों के बावजूद राक्षस 2 लोगों की जान ले लेते हैं, जबकि कैक्सुआन और एक अन्य व्यक्ति ऑयल सिटी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और मुख्य समूह में फिर से शामिल हो जाते हैं। राक्षसों के साथ उनकी मुठभेड़ की बात सुनकर ह्यूबाई गुफा में पहले हुए नरसंहार को सोचकर सबको जान बचाकर वहां से चले जाने का सुझाव देता है। हालांकि चेंग और शर्ली वहीं रुकने और अपना मिशन पूरा करने का फैसला करते हैं। अचानक राक्षसों की आती आवाजों से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। परिणामस्वरूप वे हथियारों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जल्द ही पहले राक्षस को मार गिराते हैं और दूसरे राक्षस का पीछा करते हैं। हालांकि जब वे पीछे मुड़ते हैं तो पहला राक्षस गायब हो चुका होता है। इस संघर्ष के बीच शर्ली एक वीरान स्कूल की ओर भागती है और ह्यूबाई उसका पीछा करता है। अंदर घुसने पर उसे छत से लटकी हुई लाशों का एक समूह मिलता है। फिर वो एक सुरंग पार करता है जो उसे राजकुमार के मकबरे तक ले जाती है। कुछ ही देर बाद एक जीव उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जीव उसे खत्म करने के लिए झपटता है, लेकिन शर्ली अपनी शक्तियों से उसे भगा देती है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ह्यूबाई के शरीर को ताबूत में बंद कर देती है। इसी बीच और भी खतरनाक राक्षस वहां आ पहुंचते हैं, इसलिए सभी इमारत की ऊपरी मंजिलों में जाकर छिप जाते हैं और चांदी की गोलियों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि राक्षसों में जबरदस्त ताकत है, जिससे गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी ओर वेई वेई एक पुतले का रूप धारण कर लेती है और पकड़े जाने से बचने के लिए स्थिर रहने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही जीव दूर जाता है वो कैक्सुआन की ओर दौड़ती है और दोनों एक बस के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जीव उन्हें ढूंढ लेता है और बस पर हमला करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ह्यूबाई को होश आता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके हाथ के घाव तेजी से ठीक हो जाते हैं। इससे वो आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वो उसी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाता है जिसमें राक्षसी मीनार थी। वहाँ वो एक जीव को देखता है जो पिंग के शरीर को आग में डाल रहा होता है। राक्षस रानी उसके शरीर को अपने वश में कर लेती है। राक्षस जब वहाँ से चल जाता है तब हुबेई उसके पास जाता है और पिंग को वापस लाने की मांग करता है। हालांकि रानी पिंग के शरीर को छोड़ने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके पास मीनार खोलने की शक्ति आ चुकी थी। इसके बजाय वो प्रस्ताव देती है कि वह उसके साथ मीनार तक जाए और लंबे समय से बंद पड़े द्वार को खोले। ह्यूबाई कुछ देर सोचता है, लेकिन विनम्रता से उसे मना कर देता है। वो वापस
ऑयल सिटी जाने की जिद करता है, यह कहते हुए कि वो कोई और रास्ता निकाल लेगा। राक्षस रानी को यह मजेदार लगता है, इसलिए वो उसे एक मौका देने का फैसला करती है और उसे वापस टेलीपोर्ट कर देती है। इस समय तक शर्ली सभी राक्षसी प्राणियों पर नियंत्रण पा लेती है और उन्हें समूह के सदस्यों को मारने का निर्देश देती है। जैसे ही वो वापस लौटता है, हुबेई देखता है कि वो जीव कैक्सुआन और वेई वेई के साथ बस पर हमला कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से उसे रॉकेट लॉन्चर से मार गिराता है। यह देखकर अन्य जीव उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शर्ली उसे बचा लेती है क्योंकि वो जानती है कि ह्यूबाई मीनार का दरवाजा खोलने की चाबी है। फिर वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसकी सुरक्षा का आश्वासन देती है। हालांकि हुबेई को एहसास होता है कि पिंक कभी वापस नहीं आ सकती। वो एक पिस्तौल निकालता है और उसे 3 बार गोली मार देता है। इससे सभी जीव गायब हो जाते हैं और राक्षसी मीनार ढह जाती है। अपनी अंतिम सांस में वो स्वीकार करती है कि केवल वही उसे मार सकता है। फिर वो आश्चर्य से उसे चूम लेती है और जमीन पर गिर जाती है। कुछ पल बाद शर्ली पिंक में बदल जाती है, जो उसे आखिरी बार देखने की खुशी व्यक्त करती है। हालांकि ह्यूबाई अभी भी उसे खोने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे उठाकर राजकुमार के ताबूत के पास ले जाता है, उम्मीद करता है कि शायद वो उसे ठीक कर दे। वो उसके पास लेट जाता है और धीरे से अपने माथे से उसके माथे को छूता है, जिससे उसकी बचपन की यादें उसे दिखने लगती हैं। पता चलता है कि पिंक के पास एक अलौकिक शक्ति थी, जिससे मर चुके लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यही कारण था कि ह्यूबाई पिंक के साथ ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच गया था। हालांकि पिंक की माँ ने उसे किसी कारणवश इन शक्तियों का उपयोग करने से मना किया था। एक दिन उसकी माँ नीली आग में जलने के कारण मारी गई थी, जिससे पता चला कि वो मानव रूप धारण करने वाले राक्षसों की वंशज थी। दृश्य समाप्त होने से पहले पिंक हुबेई के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम का इजहार करती है और उससे अपने पिता को खोजने का अनुरोध करती है। इसके साथ ही वो चल बसती है और हुबेई का दिल टूट जाता है। कुछ देर शोक मनाने के बाद वो अपने आप को संभालता है और उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करने का फैसला करता है। हुबेई टीम के बाकी सदस्यों के साथ मिशन पर फिर से लौटता है और इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपना पसंदीदा मोमेंट कमेंट में शेयर करना न भूलें।